हाँ जी, चलो बताओ भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? हाँ हाँ, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, थोड़ी सी एग्जांपल दो। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और नो सेलिंग कॉस्ट, दैट इज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ठीक है, और नोट वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में पार्ट आ गया, सेलिंग कॉस्ट में। और प्रॉपर नॉलेज, और एग्जांपल दो। सब्जी मंडी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बोला था एग्जांपल। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहां मिलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पता है कौन से होते हैं? जो खाद होती है और तुम्हारे ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वाह, सब्जी मंडी तो मैं वैसे एग्जांपल दे रही थी होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए कि आलू सेम बिकता है नहीं बिकता। लिखवाया है मैंने सब्जी मंडी का ही। फिर कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लिखवाया है मैंने, एग्जांपल होता है। और कुछ होमोजेनियस प्रोडक्ट मिलते होंगे सब्जी मंडी में। तभी तो सब्जी मंडी एग्जांपल आ रहा है। वेरी गुड, आगे। हाँ, खोल के देख लो। ओहो गेम चल रहे हैं यहाँ पे, कच्ची मिट्टी है ना। और बताओ भाई, जल्दी जल्दी, बस हो गए? साथ थे तुम लोगों ने, फ्री मोबिलिटी वाला पॉइंट तो बोला ही नहीं। देख के तो मैं भी बता दूंगी। बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट कौन सा होता है? MR इज इक्वल टू MC। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का कौन सा सिचुएशन होती है? बंद है? पक्का श्योर हो? सोच लो। सही है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का और लॉसेस का लेस देन AC। प्योर कंपटीशन की कंडीशन कौन सी होती है? ऊपर की तीन कौन सी वंश? लॉन्ग रन, रुक जाओ, वंश बताएगा। बताओ। हाँ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी इसे बोलते हैं देख के आंसर देने का नतीजा। हाँ, तीसरा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। 3 पॉइंट थे, अगर ये 3 पॉइंट होंगे। अच्छा, ऑल प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ऑल प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ऑल परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। डिमांड कर कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन का? ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, और कुछ? हम्म। हाँ 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 हाँ, अब कैसे ऐसे आ गया? तो जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सेस। और डिमांड कर्व भी कौन सा होता है हमारा? AR कर्व। और वही हमारा क्या होता है? प्राइस। और वही हमारा क्या होता है? MR कर्व, क्योंकि AR इज इक्वल टू MR है इस केस में। हाँ या ना? चलो तो आगे चले। फिर हमारा सॉरी, लॉन्ग रन के केस में हमने 3-4 तरीके के और कर्व्स पढ़े थे जो एक ई पॉइंट पे मिलते थे। कौन कौन से कर्व्स थे? LAC, LMC, SAC, SMC और MC। और ARMR वाला भी तो था। प्राइस, डिमांड कर्व, सब चीजें क्या है? इक्वल एट पॉइंट E। ठीक है, और वहां पे मैंने बोला था कि फर्म क्या होगा, कौन सी फर्म होती है एट पॉइंट E? नहीं नहीं, ऑप्टिमम फर्म होती है। याद रहेगा नहीं रहेगा? रह क्यों नहीं रहा फिर? लॉन्ग रन के केस में 2 कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। कौन कौन सी? All the firms will earn normal profit and no further entry or exit of the firms। याद है नहीं है? AR इज इक्वल टू AC कौन सी कंडीशन है?
नॉर्मल प्रॉफिट की। MC इज इक्वल टू AR। कुछ भी। दो कंडीशन अलग थी, एक थी MC इज इक्वल टू AR, MC इज इक्वल टू AR, ये वाली बता दो, और ये बता दो MC इज इक्वल टू AC। बताओ। ये वाली बता दो। इसमें कंज्यूमर इज पेइंग द मिनिमम प्राइस लिखवाया था मैंने, और इस वाली कंडीशन में क्या था कि प्लांट इज यूज्ड एट इट्स फुल कैपेसिटी। हाँ या ना? और ये दो ही कंडीशन याद नहीं हो रही है, और पेपर में MCAC वाली नहीं पूछेगा, तो ACAR वाली नहीं पूछेगा तुमसे, ये वाली दो कंडीशंस पूछेगा तुमसे। क्यों? क्योंकि ये अलग है और वो सब में है। हाँ या ना? फिर क्यों नहीं याद हो रही? बताओ मोनोपोली क्या होती है, एग्जाम्पल दो पहले तो। बंद कर दो इसे, हो गया। इंडियन रेलवेज। और बताओ इसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स। प्राइस मेकर या टेकर? प्राइस मेकर है। क्या हो गया? कौन सा फाइटर जेट उड़ा रहे हो? चलो। फर्म एंड इंडस्ट्रीज वन एंड द सेम थिंग और अदर थिंग। मोनोपोली में मोनोपोली पूछ रही हूँ मैं। पक्का? तो अलग किसने बोला था? वंश ने। हाँ हाँ हाँ। और कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री पे? पक्का? सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है। क्लियर है? डिमांड कर्व कैसा होता है? ईडी इज डैश वन, ईडी इज डैश वन, लेस देन वन। सब कंफ्यूज हो रखे हैं बिल्कुल। और कुछ? मैं अपनी नानी के घर रहने गई थी, बता के तो गई थी मैं। और यहाँ पे फर्म्स कैन अडॉप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नहीं? पक्का? मुझे तो नहीं लगता। पक्का? चले। रिलेशनशिप ऑफ AR और MR। ठीक है, और दोनों दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग का स्टार्ट सिंगल पॉइंट से होते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? चलो ठीक है। अब इक्विलिब्रियम वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट क्लियर है सबको? क्या था? MC इज इक्वल टू MR। AR कहाँ से आ गया? MR। उसके बाद प्रॉफिट सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। क्लियर है? वंश बताना लॉसेस की कंडीशन। पक्का? बता दो नॉर्मल प्रॉफिट्स की। आदर्श पक्का? तुक्का भिड़ा है क्या? नहीं लगता है सीधा। ओ अच्छा, लॉन्ग रन में यहाँ पे मोनोपोली में फर्म्स कौन से प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसी के हाथ में प्राइस टेकिंग और मेकिंग है। क्लियर है? हाँ या ना? चलो, व्हाई डू मोनोपोली अराइज? 5-6 पॉइंट्स थे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाउ डू मोनोपोली अराइज, इसमें तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए थे अलग अलग। हैवी सेटअप, ठीक है, और आगे? और आगे आगे? नो कॉम्पिटिटर, ठीक है, और पहला स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, कार्टल्स बन जाना, बिजनेस कॉम्बिनेशंस बन जाना, कुछ याद नहीं है? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होना फर्म्स की,
हो। हम्म। अरे चलो, प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन जो होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे, 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, क्या थे? पहला, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा, टू कैप्चर कौन सी मार्केट? फॉरेन मार्केट्स। नहीं याद आ रहे अब भी, तीसरा पॉइंट अब भी याद नहीं आ रहा। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ भी, कुछ नहीं मिल रहा तो मोनोपोली बोल दो। अच्छा, एक चीज और बताओ, मार्केट आर्बिट्रेज क्या होता है? बताओ भाई। आर्बिट्रेज, एक मार्केट में 10 रुपए और एक मार्केट में 1 रुपए, 1 रुपए से उठा के तुमने 10 रुपए में बेच दिए, यानी कि तुमने मार्केट आर्बिट्रेज किया। याद आया? नहीं आया? और दोनों मार्केट्स में इलास्टिसिटी सेम होती है, अलग अलग होती है। याद आ गया या नहीं आया अब भी? चलो तो ये बता दो फिर, तो 3 डिग्रीज किसने दी थी और तीनों डिग्रीज कौन कौन सी थी? पिग्गू ने दी थी, और कौन कौन सी थी? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। फर्स्ट वाला? पढ़ा तो कुछ है नहीं तुम लोगों ने। क्या टेस्ट लेती मैं आज तुम लोगों का? मैं तो इसी चैप्टर का लेने की सोच रही थी। क्यों नहीं ले लेती मैं? मेरी मर्जी। और क्या? मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली नहीं डालती, लेकिन लेती मैं तो टेस्ट। यही होता है। फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है? रजिस्टर खोलने को किसने बोला तुम्हें? और सेकंड? इंटायर या फुल या कैसा? इंटायर। सेकंड डिग्री में ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज टेकन अवे। थर्ड, प्राइस वेरीज बिकॉज ऑफ लोकेशन। एग्जाम्पल, पॉपकॉर्न इन सिनेमा हॉल। याद आया नहीं आया? नहीं आया? दिख रहा है कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग घर पे? सिलेबस खत्म करवाने का कोई फायदा नहीं होगा जुलाई में, तुम लोग तो सितंबर तक फिर सब भूल जाओगे जिस तरह से तुम्हारे हाल चल रहे हैं। थर्ड, मोनोपोलिस्टिक। क्या होती है मोनोपोलिस्टिक? बताओ। मार्केट तो होती है, क्या फीचर्स होते हैं, कुछ तो आइडिया होगा। मिक्स ऑफ, मिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। और क्या हो सकते हैं फीचर्स? अब तो बता दो। इसमें परफेक्ट कंपटीशन भी है, इसमें मोनोपोली भी है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और एग्जाम्पल, पहले तो लिखो सोप इंडस्ट्री। चल दो आगे। थर्ड यूनिट चल रही है, सेकंड में तो हमने वो पढ़े थे सारे डायग्राम्स वाले। 3 यूनिट्स हैं।
बिजनेस साइकिल विद क्वेश्चन एक क्लास में हो जाएगा, इसलिए कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस फिनिश करके कल भी हम बिजनेस साइकिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है पहले, इसलिए मैं बता रही हूँ कल क्लास लंबी हो सकती है। ठीक है भाई, चलूं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लिख लिया था ना पीछे वाला सबने? क्योंकि इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनका शेयर बहुत छोटा होता है मार्केट में। क्या हो गया? सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमारे हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, हेट्रो होता है, ठीक है। क्या होते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स? अलग अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट, मतलब प्रोडक्ट का जो लाइन है वो सेम है, बट वैसे प्रोडक्ट्स अलग अलग है, यानी कि सोप्स तो हैं लेकिन सोप दोनों अलग अलग है। क्लियर है? और यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी है प्रोडक्ट्स। पहले तो लिख लो। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स? नॉर्मल। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, ह्यूज सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। और ये चीज तुम्हें दिखती भी होगी, सोप इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है नहीं होती है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नोट्स, हाँ एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कैसे? डब और लक्स काम सेम है, हाँ या ना? काम तो सेम ही है दोनों का, बट क्या होता है, दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है। मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलना। हेट्रोजीनियस हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। चलूं आगे? चल दूं? फिफ्थ पॉइंट, नो प्राइस कंपटीशन, मतलब इस मार्केट में जनरली क्या होता है
कि जो तुम देखते हो, प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना, सोप जो तुम खरीदते हो वो एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी, इन सब चीजों के बेस पे खरीदते हो, ना कि प्राइस के बेस पे। मतलब तुम लोग खुद इतनी बुद्धि लगाना, बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो सोप को प्राइस देके खरीदते होंगे कि जो सबसे सस्ता है वो खरीदते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं तो जनरली होता है कि जो हमारे घर पे चलता आ रहा है हम वही वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। होता है नहीं होता? तो यानी कि यहाँ पे प्राइस कंपटीशन कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कंपटीशन किस चीज का हो रहा है? क्वालिटी का। क्लियर है या नहीं है? ऑफर्स हो गए, उनके ऊपर लड़ाई होती है। फॉर एग्जांपल लक्स ने ऑफर निकाल दिया बाय वन गेट वन फ्री, वही तुम्हें दिख रहा होगा कि डीमार्ट में अगर लक्स ने ऑफर निकाला हुआ है तो बाकी सोप्स का भी वो ऑफर है। हाँ या ना? होता है या नहीं होता है? यानी कि या तो उनका ऑफर होगा 2 पे 1 या 2 पे 3, ऐसे करके ऑफर्स चलते रहते हैं, तो वो ऑफर्स की लड़ाई होती है, बाकी प्राइस की लड़ाई यहाँ पे नहीं होती। क्लियर है? चलूं आगे? चलूं? आप तो कर दो पेज आगे। डिमांड कर्व कैसा होगा बताओ? फ्लैटर, स्टीपर, कैसा? वो तो उसमें था, मोनोपोली में। ईड इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? और बिकॉज डिमांड करवे तो कैसा स्लोपिंग होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा। इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होगा? लो, आदर्श ये वाला हाइलाइटर पता है किसके लिए यूज किया करो? सिर्फ हेडिंग्स के लिए। जो येलो वाला, जैसे मोनोपोली की हेडिंग हो गई, मोनोपोलिस्टिक की हो गई, उसके लिए येलो। बाकी जो सब हेड्स होते हैं उसको हमेशा ऑरेंज से हाईलाइट करा करो, क्योंकि येलो के बाद सबसे ब्राइटेस्ट कलर ऑरेंज होता है। पिंक से ना अंदर की चीजें हाईलाइट होती हैं, क्योंकि ये 3 ब्राइट कलर्स होते हैं, ऑरेंज, येलो और ये पिंक। सबसे ब्राइट होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है हमारा पिंक। तो हमें जो येलो चीज होती है ना, वो येलो से हाईलाइट वो चीज करनी चाहिए जहां पे हमारी नजर सबसे पहले पड़नी चाहिए। ड्राइंग क्लास चल रही है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स की थोड़ी चल रही है ना? चलूं अब आगे? इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होगा? MC इज इक्वल टू MR, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। MC कैसे कट करेगा MR को? नीचे से। ऊपर वाला कट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे तुम अपना खुद से थोड़ा सा लगाओ, प्रॉफिट्स वाले जो 3 एरोज डलवाए थे वो यहाँ पे भी डाल लो, ACAR वाले, एबनॉर्मल, नॉर्मल और लॉसेस। ठीक है, खुद डालो जल्दी से। डल गया? लास्ट पॉइंट मोनोपोलिस्टिक में, लॉन्ग रन। फर्म्स कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगी? कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगी? फर्म्स विल अर्न एंड नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है, चलो आगे। प्रॉफिट्स वाली हेडिंग डाली है नहीं डाली है? ऊपर डाल दो प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस, ऐसे करके जैसे मैंने डलवाए, एरोज बनवा के डलवाए ना हर केस में मैंने, ऐसे 3 एरोज निकलवा के यही बनाने। हम्म, उसके बाद ये लिखना है लॉन्ग रन वाला पॉइंट। चलो, किसने बोला? किसने बोला? ये तो देखा मैंने। हाँ, बट है चांसेस वर्ल्ड वॉर होने के। मुझे याद दिलाना इसके बारे में, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ हाँ, क्या? बट एक चीज है, हमारी जनरेशन ने सब चीजें देख ली है ना। कोविड, कोविड से स्टार्ट होके क्या चीज हुआ था? जब क्यों आई थी? कौन सी मूवी है? कहाँ, कौन सी ओटीटी पे है? इंडिया के, इंडिया का कुछ रोल नहीं होगा ना? क्या हो गया? प्राइम पे है ना, इन शॉर्ट प्राइम का तो अब एमएक्स प्लेयर से हो गया ना। बट ऐड जाना। मेरे पास तो एक दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव है बिना एड्स के देखने का, तुम्हें भी बताऊंगी, तुम भी देखना एंड्रॉइड्स पे। यहाँ थोड़ी, सबको थोड़ी बता दूंगी। चलो, चले आगे। डालो वेटिंग फोर्थ ओलिगोपोली। क्या हो गया? पता नहीं, लड़ने लग जाते हो। हम्म, ओहो, ओलिगोपोली में एग्जांपल होता है हमारा कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। ये पढ़ा था आकर्ष? ओलिगोपोली पढ़ाया था 12th में? पहला पॉइंट, कंपटीशन अमंग फ्यू।
क्यों हंसी आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, फ्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्यू का मतलब होता है यहाँ पे 2 से लेके 10 तक। अगर 11 हुई तो 11 होते ही हमारी मोनोपोलीज मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बन जाएगी। क्लियर है या नहीं है? मोनोपोलिस्टिक बन जाएगी। मैं वैसे बता रही हूँ, 11 नहीं होनी चाहिए, 10 तक ठीक है, 11 पे ऐसे क्रॉस लगा देना। ये वाले पॉइंट्स अभी बस लिखते जाओ, जब हम एग्जांपल्स पढ़ लेंगे तब तुम्हें समझ में आते जाएंगे। स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। हम्म। इंटरडिपेंडेंस है, सॉरी। फिर तो मोनोपोली बन जाएगी। चल दो, आगे कर दूं पेज? आगे ही लिख देंगे, यहाँ पे डालो थर्ड हेडिंग। ग्रुप बिहेवियर होता है यहाँ पे। ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? जो करते हैं साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 20 की कोल्ड ड्रिंक है तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स 20 की है, हाँ या ना? 15 की होती है तो सारी 15 की हो जाती है। जैसे कैंपा है वो सारी 10 है तो 10 की है, 10 की 15 की है, 15 की है कैंपा तो 15 की वो हो गई। तो बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी कहाँ पे है? 20 पे है। तो ये वाली चीज इसमें रहती है। क्लियर है? बट बीच में हमारी कोको कोला भी हुई थी 15 की। बट पेप्सी तो ऑलरेडी ज्यादा ऑफर कर रही है ना 20 रुपीज में। और पेप्सी तो कहीं मिलती ही नहीं है यार, क्योंकि 20 वाली बहुत बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है। उन पे भी नहीं मिलती, नहीं मिलती पेप्सी। लाइब्रेरी के नीचे इतनी दुकानें हैं, कहीं नहीं मिलती पेप्सी। हम्म। पेप्सी मुझे मंगाने की जरूरत ही नहीं, मेरे ताऊ जी उसी कंपनी में तो काम करते हैं। जब मन करे तो मंगा लो, मंगा लो। पहले लाइट मंगा लो। हेलो हेलो हेलो, माइक चल रहा है, मुझे लगा माइक गया और फिर से रिकॉर्डिंग में धफला हो जाएगा, इसलिए हम कर लेते हैं पहले। चले आगे चले, हो गया। नेक्स्ट डालो, प्राइस रिजिडिटी। अच्छा, और कुछ? दुनिया खत्म होने वाली है। लो, हो गया। प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट यहाँ पे होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कैसे? कैसे? लिम्को और कोको कोला हेट्रोजीनियस, और कोको कोला और पेप्सी होमोजीनियस। हल्का सा ही फर्क, बहुत स्लाइट फर्क दिखता है, हाँ या ना? यहाँ पे डिफिकल्टी इन एंट्री फेस करनी पड़ती है। एग्जिट तो तुम बहुत इजीली ले सकते हो, हाँ या ना? रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा, क्योंकि तुम इतनी इजीली इस मार्केट में नहीं घुस सकते। रिस्ट्रिक्शन होता है कि तुम्हें रोक रहे हैं, इंडियन रेलवेज रोकता है, ठीक है, वो खरीद लेता है फर्म्स को, ऐसे लाइसेंस नहीं देते, बट इस केस में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट, हेवी सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, हाँ या ना? चलो आगे। टोटल 10 टाइप्स की अलग अलग ओलिगोपोली पढ़नी है। अब या तो तुम ये कर सकते हो कि तुम डिफरेंस बनवा लो,
5 डिफरेंसेस बना लो या फिर पॉइंट्स बना के रैंडमली 10 लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। क्या पॉइंट्स में लिखना है, जैसे लिखना है वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलूं, कर दूं पेज, डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, देख लो स्पेस है तो लिख लो। 10 तरीके की है, मैं कह तो रही हूँ, दो सब में एक एक दो दो वर्ड लिखने हैं। हाँ, जैसे उसमें नहीं लिखवाए थे मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़ाया था बीच में, कैपिटल, तो ऐसे हमने डिफरेंसेस बनाए थे, वैसे ही डिफरेंस है बिल्कुल, कि तुम्हें सिंगल सिंगल वर्ड्स लिखने हैं, बस सिंगल या 2-3 वर्ड्स, बस इससे ज्यादा नहीं। पहला हेडिंग डालो प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, डालो प्योर और परफेक्ट। क्या नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इस नाम से, वेरी गुड। प्योर और परफेक्ट का मतलब है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या प्रोडक्ट भी लिख लो, पता चला फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग डालो इम्परफेक्ट, यानी कि हेट्रोजीनियस, इम्परफेक्ट, या फिर तुम इसको इम्परफेक्ट लिख लो। मैं यहाँ पे ओलिगोपोली लिख नहीं रही हर वर्ड के आगे, पहले बता रही हूँ ये सारे ओलिगोपोलीज के टाइप्स हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। कितने बताए थे, इम्परफेक्ट का दूसरा नाम ये भी डाल दो, डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट है ओपन ओलिगोपोली, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री। क्लोज का मतलब रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री, लिख लोगे खुद। एक मिनट, या फिर एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, डिफरेंशिएटेड। कर दूं आगे पेज प्लीज। हम्म, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोल्यूसिव का मतलब होता है कॉम्पिटेटिव, यानी कि क्या, कॉम्पिटेटिव विद ईच अदर, कम्पीट विद ईच अदर लिख लो, कुछ भी लिख लो। हाँ, नॉन कोल्यूसिव है, कॉम्पिटेटिव नहीं है। कोल्यूसिव का मतलब अपोजिट होता है कॉम्पिटेटिव से। ये अपने आप हो जाता है कोल्यूसिव, अब लिखो कोल्यूसिव। कोल्यूसिव में होता है कि कॉमनली ये डिसाइड करते हैं अपना प्राइस, ये अलग अलग तरीके की ओलिगोपोलीज हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो इम्प्रैक्टिकल भी, इनसे कोई पूछता भी नहीं है क्वेश्चंस।
नेक्स्ट डालो पार्शियल, दे आर, इसमें लिख लो कि एक्सप्लॉइटेड बाय वन लार्ज फर्म या डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म। एट डालो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, इसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप कंट्रोल। बाय। स्मॉल ग्रुप कंट्रोल। नेक्स्ट लिखो फुल ओलिगोपोली, कर दूं आगे पेज? रुक जाओ ना, ये हो क्यों नहीं रहा? उधर नहीं था, आज ऊपर था। फुल और लास्ट है तुम्हारा ऑर्गेनाइज्ड। मतलब तुम लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है? नो लीडरशिप। हाँ, और लास्ट वाले में लिखो कि ऑल फर्म्स डिसाइड्स आउटपुट। तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊं, तुम लोग की बातें सुन के मुझे मन कर रहा है बताने का। हाँ, टेस्ट पता है ईमानदारी से यहीं बैठ के दो, घर पे बैठ के कभी टेस्ट नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, घर पे बैठ के कभी मॉक टेस्ट नहीं होते, कभी भी नहीं होते। और अगर कोई तुम्हें इन्विजिलेट करने वाला नहीं है तो तुम खुद को इन्विजिलेट करो। बहुत जरूरी है ये चीज सीखना, क्योंकि इंटरमीडिएट में तुम कितनी ही अच्छी से अच्छी कोचिंग्स ले लेना, टेस्ट तुम्हें खुद ही देने हैं, खुद ही देने हैं, और मैक्सिमम टाइम खुद ही इवैल्यूएट करने हैं। यहाँ तो तुम्हें फिर भी इवैल्यूएट होते हुए मिलते हैं टेस्ट, और भैया प्रॉपर कंडक्ट करवाते हैं। खुद अपना बुद्धि लगाना, खुद अगर तुम लोगों को अपना इवैल्यूएशन पता नहीं चलेगा, क्या तुम पेपर में मार्क्स ला पाओगे? फिर अगर तुम्हारा बीओई प्रिपेयर्ड नहीं भी है तो भी टेस्ट दो। मैं तुम्हें पता है क्या बताती हूँ, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं होता, तुम टेस्ट देते हो ना, तुम्हारा वो टॉपिक सबसे वेल प्रिपेयर्ड टॉपिक बन जाता है एग्जाम के लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अपना शेयर कैपिटल का दिया था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरा टेस्ट था कोचिंग में और मैं खाली बैठ के आई थी, खाली, भैया ने मुझे बिठाए रखा था 1.5 घंटा, लाल हो गई थी मैं पूरी लाल, भैया से पूछना ये चीज, बिल्कुल लाल थी मैं कि मुझसे आंसर नहीं आ रहे। मेरा टेस्ट बिल्कुल खाली, सिर्फ नाम लिख के छोड़ के आई थी, ब्लैंक पेपर। और फाउंडेशन में पूरे पेपर के लिए श्योर थी नहीं थी, 10 नंबर के शेयर कैपिटल के क्वेश्चन के लिए कंप्लीटली श्योर थी ये तो मेरा ठीक ही है, मुझे इतना वेल प्रिपेयर्ड वो टॉपिक हो गया था। यानी कि अगर आज बीओई किसी ने नहीं पढ़ा और आज टेस्ट है, खुद एक जना वहां बैठो, एक यहाँ एक यहाँ एक वहां एक बीच में, और टेस्ट ईमानदारी से करो, बिना पूछे बिना बताए, कोई पूछे ना उससे भी बोल दो कि खुद कर, मुझे अपना करने दे, पेपर में मैं बताने के लिए नहीं आऊंगा तुझे। हकीकत की बात है, तुम लोग को सेम क्लास में नहीं बैठे मिलोगे पेपर में, तो जितना खुद से करने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आना पेपर में। यहाँ चीटिंग करके ले आओगे मार्क्स, लेकिन यहाँ के मार्क्स से तुम्हें पास कर रहे हैं, फिर पास तो पेपर के मार्क्स करेंगे। और नहीं है बीओई प्रिपेयर्ड तो मैं तो कह रही हूँ 2 टेस्ट जबरदस्ती दो फिर तो, हकीकत की बात है ये। जो क्वेश्चन यहाँ करोगे ना वो जिंदगी भर याद रहेंगे, जब खाली बैठोगे यहाँ पे फोन से करने में, यहाँ पे एक दूसरे से पूछ के करने में ले आओ फुल मार्क्स, पेपर में वो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। यही होगा या नहीं होगा? तुम लोग अपनी गलतियों को खुद हाईलाइट कर रहे हो और उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो। तुमने खुद हाईलाइट की चीटिंग होगी, ये होगा वो होगा, खुद हाईलाइट कर दी थी,
और तुम उसे इग्नोर भी कर रहे हो, यानी कि एक्चुअल में ऐसा होगा भी। अगर अभी तक भी करा है ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ, रुक जाओ। टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, भैया से, मुझसे, अभिषेक भैया से, कन्हैया भैया से डांट पड़ेगी, खा लो, बट वो पेपर में वैल्यूएट होते हुए दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। यहाँ ले आओगे फुल मार्क्स, यहाँ फेल नहीं होगे तो पेपर में कुछ भी नहीं आना। यहाँ अगर फेल हो गए, पेपर में टॉप करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेल होके जाओगे, दिल टूटेगा, घर जाके उसी पेपर को दोबारा करोगे, एक पेपर पक्का हो जाएगा। ये सीरियसली बात है। अगर मेरा टारगेट है ना जुलाई एंड तक तुम लोगों का सिलेबस खत्म करवाना, वो यही टारगेट है, ताकि तुम n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे पाओ। मैं तुम्हें डेली बुलाऊंगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 घंटे का पेपर होता है इको का, हाँ या ना? मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 1 hour 15 minutes दूंगी एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 1 hour 15 minutes। हाँ जी। हम्म। हम्म। 100 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करो करने की। नहीं होगा तो 1.5 घंटा होगा, नहीं तो 1 hour 15 minutes, ताकि पेपर में पता है OMR भरने में बहुत टाइम लगता है, पेपर में बहुत टाइम लगता है। और अगर एक OMR में आंसर एक छूटा और तुमने एक गोला गलत भर दिया, सारे गोले गलत होते चले जाएंगे, हाँ या ना? फिर अगर तुम आ गए ना 1 hour 15 minutes में करने पे 90 क्वेश्चंस भी या 80 क्वेश्चंस भी, फुल मार्क्स लाओगे इको में। फुल नहीं तो 90+ तो आएंगे ही आएंगे इको में, ये मेरी गारंटी है। बट बात ये कि उसे ऑनेस्टली करना तुम्हारे हाथ में है। पेपर में सेट्स आते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, अलग अलग सेट आते हैं। ऐसा कटेगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे फिर कि क्यों ही पूछा था उससे एक क्वेश्चन। क्योंकि सब बच्चों को ये चीज नहीं पता होती कि पेपर सेट में आता है, हर बच्चे को ये चीज नहीं पता होती। सीरियसली हुआ था मेरे साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही क्वेश्चन नहीं आता था, वो एक क्वेश्चन पूछा था और उसने क्वेश्चन नंबर देख के आंसर दे दिया था, और मैं बोले जा रही थी सेट में है, पेपर सेट में है, उसने सुना ही नहीं, इसलिए मैंने मार्क भी नहीं किया। तुम लोगों को पता होगा पेपर सेट में है, और बच्चों को नहीं पता होगा कि पेपर सेट में है। सीरियसली मेरी बातें बहुत फालतू लगती होंगी इस टाइम पे, लेकिन पेपर में बैठ के जब रिग्रेट करोगे ना, मेरी एक एक बात याद आएगी। अभी सुन लोगे तो पेपर में रिग्रेट नहीं होगा, और अगर अभी नहीं सुनोगे तो पेपर में सीरियसली रो जाओगे। रुला देता है पेपर, स्पेशली लॉ का और इको का भी। मैथ्स तो ऐसी होती है कि क्वेश्चंस करे ही करे होते हैं, हमने कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है, 12th की भी थोड़ी बहुत चल जाती है, हाँ या ना? होता है नहीं होता? 11 12 9 10 की मैथ्स ही तो है, मैथ्स में और है क्या? अलग से तो सिर्फ स्टैट्स है, हाँ या ना? जो याद करने का है वो तो स्टैट्स, LR में क्या होता है, बुद्धि तो लग रही होती है, वो तो CUET में भी लगाई है हमने। बट जो मैथ्स है वो तो 9 10 की मैथ्स है, 9 10 के ऊपर तो मैथ्स ही नहीं है कुछ, हाँ या ना? 11 12 की तो कोई मैथ्स ही नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, वो भी कितने मार्क्स का था, 2 या 3 नंबर का, छोड़ दो उसे तो। उसको छोड़ के जो मैथ्स है वो तो 9 10 में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी 9 10 में पढ़ लेते हैं हम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी 9 10 में पढ़ लेते हैं, हाँ या ना? AP GP जो पढ़ते हैं वो तो 9 10 में हो जाता है ना हमारा। तो फिर और अकाउंट्स भी सारी 11 12 की होती है, जो कॉमर्स का बच्चा होता है उसने, हर किसी बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ी हुई होती है, तो अकाउंट्स तो 11 12 की है जो है। निहाल के लिए फिर भी थोड़ी अकाउंट्स डिफिकल्ट होगी, बट तुम लोग के लिए क्या अकाउंट्स डिफिकल्ट है? जो अकाउंट्स आ रही है क्या वो डिफिकल्ट है? ROE BOE ये तो सब 11th का पढ़ा हुआ है, आया ना? जर्नल वाले भी तो आ रहे हैं पेपर में, परचेज बुक सेल्स बुक आती ही आती है पेपर में बनाने के लिए। परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न, परचेज बुक या सेल्स बुक, इन चारों में से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इन चारों में से एक ना एक चीज आती ही आती है पेपर में, आती ही आती है, 5 से 10 नंबर की। हमारे टाइम पे तो आती थी, अब पता नहीं। बट बात यह है कि जितना ऑनेस्टली तुम टेस्ट को दोगे यहाँ पे, उतना ही ऑनेस्टली तुम पेपर में कर पाओगे, नहीं तो पेपर में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने भी की है टेस्ट में चीटिंग, बट बात यह है कि वो सीरियसली पेपर में दिख जाता है, फिर याद नहीं आता पेपर में कुछ। जो खुद के लिखे हुए आंसर्स होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन में छपे हुए होते हैं कि हमें ये लिखना है, हमें ये पॉइंट लिखना है, इसके बाद हमें ये पॉइंट लिखना है। बट अगर तुम किसी और से पूछ के लिखोगे तो तुम कुछ नहीं लिख पाओगे पेपर में, सीरियसली कुछ नहीं लिख पाओगे, ब्लैंक बैठ के घर आ जाओगे।
और दिमाग में एक ही इमेज चल रही होती है, फेल आएगा, अच्छा चलो दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। बट मुझे ये चाहिए कि जो यहाँ पे साथ तुम बैठते हो, सातों के साथों ऐसे आओ पेपर से कि दीदी अगली बार तो देना ही नहीं है, अब की बारी इतना अच्छा पेपर गया है कि मार्क्स की पूरी आप चिंता ही मत करो, 350 पार। बट वो मेहनत अभी दिख नहीं रही, किसी की भी नहीं दिख रही। मैं नहीं कह रही कि एक की नहीं दिख रही या तुम्हारी, किसी की भी नहीं दिख रही। इको में तो मुझे नहीं दिख रही, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि बाकी टेस्ट के मार्क्स भी अभी अपलोड नहीं हो रहे कहीं पे भी। बट इको में मुझे सीरियसली नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तो टेस्ट हुआ नहीं है। रिवीजन में तुम्हारा ही हाल है तो टेस्ट में क्या हाल होगा। बहुत घूमे हुए क्वेश्चन जाएंगे, पूरी 100 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, हमारे टाइम पे बीसीके भी थी, इसलिए संभल जाती थी। 2 महीने बचे हैं, सीरियसली पढ़ लो। तुम्हारे सामने 2 महीने बचे हैं अब, हाँ या ना। अगस्त ये आ गया जुलाई, और ये आ गया अगस्त, और अगस्त में फेस्टिवल्स भी होते हैं, रक्षाबंधन हो गया, शिवरात्रि, इतनी चीजें होती हैं, जन्माष्टमी, इतनी चीजें हैं। क्या क्या करोगे बताओ भाई। त्योहार के दिन तुम कितना ही नेगलेक्ट कर लो, तुम पढ़ नहीं पाते। चाहे तुम घूमने फिरने ना जाओ, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाते हो फेस्टिवल वाले दिन। होता है नहीं होता? मुझसे तो नहीं होता, बाकी मुझे नहीं पता, बट मुझसे सीरियसली नहीं होता। बट बात ये कि तुम ये चीज देख के चलो कि तुम्हारे 5 से 6 डेज और वेस्ट होंगे। तुम छुट्टी ले रहे हो, आदर्श छुट्टी ले रहा है, तुम्हारी छुट्टियां भी हो सकती हैं। टच वुड, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर तुम बीमार पड़ गए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ये मौसम गंदा आता है, जो बारिश का मौसम आता है। हर चीज को देख के, पैरामीटर्स इवेल्युएट करके फिर अपना आगे की बुद्धि लगाना। और टेस्ट तुम्हारे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोचिंग सेंटर्स में जाओ, बच्चे परेशान होते हैं कि टेस्ट नहीं हो रहे, और तुम अपने टेस्ट को लाइटली ले रहे हो, बहुत लाइटली ले रहे हो। ये बात सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक को डांट रही हूँ, बट बात डांट भी नहीं रही, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज, उन फेज से गुजर चुकी हूँ यार। मैं तुम्हें इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझा सकती। जो चीजें मैं और कन्हैया भैया तुम्हें आज की डेट से वैल्यूएट करके समझा सकते हैं ना, वो चीजें तुम्हें नहीं समझा सकता शायद अभी और कोई, क्योंकि हम करंटली इस फेज से निकले हैं ना, बिल्कुल करंट के बेसिस पे। 1-1.5 साल भी नहीं हुआ। अब तुम्हारे हाथ में, समझना ना समझना, करना ना करना, वो सीरियसली तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चलो। डिमांड कर। यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी है या नहीं है? लिखवाया था मैंने, प्राइस रिजिडिटी है, इसीलिए हमारा डिमांड कर्व बनता है किंग्ड, KINKED। पहले लिख लो, किंग्ड डिमांड कर्व। और किंग्ड को जो ये नाम दिया था, वो दिया था स्वीजी ने, स्वीजी। मुझे क्या पता, स्वीजी। अभी हम कर्व ड्रॉ करेंगे, कर्व से समझेंगे, बट यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे स्टिकी या फिर रिजिड प्राइसेस होते हैं। KINKED, किंग्ड। कर दो, आगे कर दो पेज, या चलो यहीं पे करते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? मैं इसको यहाँ से इरेज करके इधर की तरफ लिख दूं? ठीक है, SWEEZY। थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, बड़ा बनाना थोड़ा, तभी समझ में आएगा। इसका कर्व जो होता है ना, वो पहले तो ऐसा फ्लैटर होता है, ठीक है, उसके बाद वो स्टीपर हो जाता है, ये कर्व बनता है।
किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कोल्ड ड्रिंक थी वो 10 रुपीज की थी, ठीक है, 10 रुपीज, और मेरी क्वांटिटी जो बिकती थी वो एग्जाम्पल 500 कोल्ड ड्रिंक्स में बेच देती थी। क्लियर है? हाँ या ना? पहले इतना बना लो अब। अच्छा, यहाँ पे मेरी ईडी कैसी चल रही है? पक्का? और यहाँ पे <<1 पहले तो ये चीज भी लिख लो। पेन चेंज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी कोल्ड ड्रिंक के प्राइस मैंने कम किए, मैंने कर दिया 9 रुपीज, ठीक है। अब ड्रॉ करो कर्व। प्राइस मैंने कम किया, और सी मेरी जो क्वांटिटी है वो कितने से बढ़ी है? सिर्फ 5-10, यानी कि 10 क्वांटिटीज बढ़ गई। क्लियर है? अब मैंने बोला 3 पेन यूज करना, तीसरा पेन मैंने प्राइस बढ़ाया, 11 रुपीज कर दिया। अब चेक करो, इतना सा ही प्राइस बढ़ाने पे मेरी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई? कम हो गई है, 350 अप्रोक्स। ऐसा ही बन रहा है फिगर। वंश हाईलाइट कर दो, बहुत घुचड़ पुचड़ हो चुकी है, सिर्फ ब्लू 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 दिख रहा है। एरोज ध्यान से बनाना। इस फिगर से एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स है प्राइस इंक्रीज होने से बहुत ज्यादा है। किससे? रिस्पॉन्स टू प्राइस। क्लियर है? यानी कि हम आसानी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए हमारा डिमांड कर पैसा बनता है। क्लियर है या नहीं है? रिजिड प्राइसेस दिख रहे हैं अब इस फिगर के अकॉर्डिंग तुम लोगों को कि क्यों रिजिड होते हैं प्राइसेस? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट अगेन बताओ। MR इज इक्वल टू MC। तो जो हमारे ओलिगोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रिडिक्शन लगाते हैं। ओलिगोपोलिस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। लिख लो। चलूं आगे चलूं?
चल दूं आगे, चल दूं अब तो। हमारे 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं, ऐसे 3 पार्ट्स में। बहुत छोटे से पेजेस, बहुत छोटा मतलब वो लेना पार्ट, हाँ इतने में आ जाएगा, इतना ही पार्ट इनफ है, इनफ है। 4 to 5 लाइन्स या 5 to 6 लाइन्स, बस इतना, ठीक है। पहला, फॉरवर्ड मॉडल। स्टैकल मॉडल। लास्ट, बर्ट्रैंड मॉडल। यहाँ पे होता है ईच फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट। यहाँ पे होता है लीडर डिसाइड्स आउटपुट। अलग अलग टाइप के ओलिगोपॉली में की प्राइस कैसे या आउटपुट कैसे हमारा डिटरमाइन होता है। और यहाँ पे होता है ईच फर्म डिसाइड्स प्राइस। हाईलाइट क्या करना है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे लीडर। जो हमारी ओलिगोपॉली फर्म होती है ना, वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करती है, मोनोपोली की तरह, ताकि क्या कर सके, प्रॉफिट एंजॉय कर सके। मैक्सिमम। इसका एग्जाम्पल होता है ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी। चलूं आगे, चलूं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, खत्म नहीं हाल रजिस्टर, बिजनेस साइकिल आ जाएगा, आ जाएगा। जब भी बच रहे थे पेजेस तो। चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राइस लीडरशिप। थोड़ा सा ही और है बस।
लिख लिया था ना पीछे का सबने? कार्टन्स बताया था क्या होता है, क्या होता है? बताओ। दो फर्म्स थी, मिलके एक हो गई। एग्जाम्पल, वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप। एक बहुत बड़ी फर्म होती है, लार्ज फर्म जिसे कहते हैं, क्लियर है? और बहुत सारी छोटी छोटी फर्म होती हैं। जो बड़ी फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड करके इन सबको दे देती है, इसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। जो बड़ी फर्म्स होती हैं उन्हें बोलते हैं फ्रिंज फर्म्स। लिख लो, क्या बोलते हैं? फ्रिंज, FRINGE। और जो बड़ी एक फर्म होती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फर्म। बड़ी फर्म को डोमिनेंट और छोटी वाली को फ्रिंज। हम्म, लिखना कुछ भी नहीं है। बड़ी वाली फर्म प्राइस डिसाइड करती है और छोटी छोटी वालों को प्राइस टेक करना होता है। नेक्स्ट है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। हाँ, हाँ, उसके बाद हम नीचे थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा। जो बैरोमेट्रिक वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, उसमें होता है जो सबसे एक्सपीरियंस्ड ओल्ड फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड करके हमारी छोटी वाली को दे देती है, क्लियर है? यानी कि प्राइस लीडर कौन होता है? कौन होता है? ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड फर्म। क्लियर है? हेडिंग डालो इसके नीचे, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अदर्स डाल दो हेडिंग में। लिख लिया था पहले का सबने? नहीं। डुओपोली डालो अदर्स में पहला नाम, डुओपोली। डुओपोली का मतलब दो फर्म ओलिगोपोली बना है। डुओपोली का मतलब था टू सेलर्स। हम्म, कार्टल्स अलग है। हाँ, कार्टल्स का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जा रहे हैं, अमेलगेमेट हो जा रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नेक्स्ट होता है मोनोप्सनी। मोनोप्सनी मतलब सिंगल बायर। एग्जाम्पल क्या एग्जिस्ट करता है कोई? गवर्नमेंट। नेक्स्ट डालो ओलिगोपोनी, NY। ओलिगोपोनी क्या होता है? क्या होता है? फ्यू लार्ज बायर्स।
लास्ट हेडिंग, बायलेटरल मोनोपोली। मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। डन, चैप्टर फिनिश्ड। साढ़े 3 घंटे, अभी 10:43 हुए हैं, 1.5 घंटे की भी नहीं हुई होगी रिकॉर्डिंग है। चलो क्वेश्चंस कर लें। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।